रफी साहब ने कहा कि कम पैसे आप रख लीजिए, मुझे सिर्फ बांद्रा जाने के लिए 50 रुपए दे दीजिए ताकि मैं बांद्रा चला जाऊं। ये थे रफी साहब। रफी साहब वो थे जो कहा कि हम लोग तो गाना गाते हैं, कलाकार हैं, गा दिया, अब इसकी क्या रॉयल्टी लेंगे, एक बार फीस मिल गई सो मिल गई। लता मंगेशकर ने कहा कि साहब हम लोग तो सिर्फ गाना ही गाते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई व्यापार नहीं है। एक गाना गा करके बंद हो गया, फिर दूसरा गाना अगर नहीं मिलेगा तो कैसे जिंदगी जाएगी। दोनों बात सही कह रहे थे। एक कला के उपासक के रूप में कह रहे थे, एक कह रहे थे कि नहीं, कला की उपासना तो मैं भी करती हूं, लेकिन पेट भी भरा रहना चाहिए कला की उपासना के लिए। तो लता मंगेशकर ने कहा कि नहीं, हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और रॉयल्टी के मुद्दे पर इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। और विवाद होने की वजह से इनको कहा कि नहीं, मैं तो जब तक हूं तब तक गाना गाता रहूंगा, मुझे पैसे मिलते रहेंगे। लता मंगेशकर कह रही थी कि देखिए, हम और आप तो गा लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे गायक आएंगे जिनको शायद बहुत गाने नहीं मिले। ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा, उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। तो हर गाने की रॉयल्टी गायक को मिलनी चाहिए, इसको लेकर के विवाद हुआ। और आखिर में यह विवाद 3 साल तक चला। 3 साल तक रफी और लता एक दूसरे से बात नहीं किए, लेकिन एक अप्रोच था दोनों का। रफी ने कहा कि हमें नहीं चाहिए पैसा, ऐसा व्यक्तित्व था। लता ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई अपने व्यक्तित्व को गिरा करके कोई काम नहीं करना चाहती थी। तो दो स्टार थे, दो स्टॉलबॉर्ड थे। अगर मत भिन्नता भी होती थी तो किसी बात को लेकर के वो अपनी बात कहते थे। अब अगर आप कह रहे हैं कि मैंने अभी चूंकि इनका जिक्र किया है मधुबाला का, तो उनके प्रेम प्रसंग का एक जिक्र मैं करना चाहूंगा आपको। दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच में तनाव हो गया, रिश्ते टूट गए। रिश्ते टूटने के बाद फिर भी हुआ कि भाई कुछ साल के बाद की आखिरी बार की कोशिश कर ली जाए। तो मधुबाला और इनके फोन पर बातचीत हो रही है दिलीप कुमार का। तो दिलीप साहब ने कहा कि भाई आपके पिताजी, अगर आप पिताजी को छोड़ दो, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपसे शादी कर लूंगा। मधुबाला ने कहा कि आप मेरे घर आइए, मेरे पिताजी से माफी मांगिए, उनको गले लगाइए, मैं आपसे शादी कर लूंगी। इस तरह से ये दोनों काम कर नहीं सके और दोनों का रिश्ता टूट गया। लेकिन कभी भी जगहसाई नहीं हुई। मधुबाला, दिलीप साहब के भी बारे में और मधुबाला के भी बारे में कभी वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं दिखे। जीवन दर्द से भरा रहा मधुबाला का, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में इनके तरह आकर के कुछ से कुछ बयान अनर्गल इस तरह का ऊंची आवाज में कभी मधुबाला को लोग बोलते हुए नहीं सुना। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि मधुबाला एक आइकॉन है। क्यों? क्योंकि जया भादुड़ी उसी इंडस्ट्री ऐसे हैं जिस इंडस्ट्री को बचाने की बात ये कह रही थी। उसी इंडस्ट्री में किस किस प्रकार के पात्र हुए हैं। 36 वर्ष में अथाह दर्द से, एक ऐसी बीमारी थी उनको जिसमें खून ज्यादा आता था और वो खून को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था उनके बॉडी को। हर दिन उनको उनकी बॉडी से खून निकालना पड़ता था, फिर भी वो बैलेंस्ड रही। आखिर में वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन मधुबाला को किसी ने ऊंचे स्वर में बोलते हुए नहीं सुना था। मैं कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे आइकॉनिक पर्सनालिटीज जो दुनिया में कम उम्र जीकर के भी ऐसा छाप छोड़ जाती हैं जिसे दुनिया वर्षों तक याद रखती है, लेकिन ऐसे पर्सनालिटी जो फिल्मों में थोड़ी बहुत सफलता पाने के बाद पूरी दुनिया से आलोचना सुन रही हैं, कोई भी अच्छा कृत्य नहीं कर रहे हैं। उदाहरण आपके सामने है। कंगना रनौत के बारे में एक शब्द नहीं कहा, दिशा सुशांत के बारे में एक शब्द नहीं कहा, झूठ आकर के पार्लियामेंट में बोल रही हैं कि लाश बहा दिया गया पार्लियामेंट कैंपस में, और पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रही हैं कि भारत सरकार बॉलीवुड को बर्बाद करना चाहती है। तो केवल झूठ बोल रही हैं, ना तो कोई शालीनता है, ना कोई वो हुनर है, बस झूठ बोलना है। बस एक पार्टी ने इनको सांसद बना दिया तो आकर के झूठ बोलना है। तो ये जो दो कैरेक्टर मैंने आपके सामने रखे हैं, तो एक तरफ तो मधुबाला है और दूसरी तरफ हमारी ये जो दूसरी मोहतरमा है जया भादुड़ी जी, वो हैं। एक तरफ रफी साहब हैं और दूसरी तरफ हमारे ये छोटे बी अमिताभ बच्चन जी हैं, जो कंफर्टेबल शालीन हैं। जब तक उनका कंफर्ट लेवल ठीक है वो शालीन है, उनका डिस्कंफर्ट हो जाएगा उनकी शालीनता जाती रहेगी। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। न सिर्फ आंखों देखी वरण की, उसको सिर्फ महसूस भी किया। मैं उन दिनों एक टेलीविजन चैनल में था और वो टेलीविजन चैनल के मालिक
का इनके ऊपर इतना एहसान था, जिस एहसान को यह शख्स जिंदगी भर उतार नहीं सकता था। इतना एहसान था, पैसे का एहसान। उस चैनल के माइक को, जब वो माइक इनके सामने रिपोर्टर ने रखा कुछ पूछने के लिए, वैसे तो रिपोर्टर क्यों ऐसे लोगों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, अब वो कह नहीं सकते। रिपोर्टर्स की ये आवश्यकता होती है कि वो, जिनका भी उनको बाइट लेना पड़ता है, वो भाग दौड़ करके जाते हैं, कैमरा फ्रेम में आ जाए, ऑडियो ठीक आ जाए, वीडियो ठीक हो जाए, बहुत सारी बातें, वो अपना ड्यूटी कर रहा होता है एक जर्नलिस्ट। तो उन्होंने माइक रखा कि कुछ कुछ पूछना चाह रहे होंगे, इन्होंने माइक हाथ में लिया, उठा के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसके मालिक, उसका जो मालिक है ना, वो भाई मालिक से वो बात करता है, तो जर्नलिस्ट कौन होता है? माइक लेके फेंक दिया, माइक लिया फेंक दिया। ये है इनकी शालीनता। पूजा बेदी की चर्चा मैंने आपको बता ही दी। पूजा बेदी ने इंटरव्यू में इनको पूछ लिया कि दाढ़ी आपका उजला, नकली लोग खाली नकली ही काम करेंगे ना, तो दाढ़ी उजला और बाल काला, यही सिर्फ पूछा था। साहब उनको स्टार न्यूज से, स्टार ग्रुप से निकलवा दिया, वो इंटरव्यू भी नहीं गया। उनके मालिक को सीधे फोन करके, या मालिक या जो भी उस वक्त कॉल ले पाते थे, उनको फोन करके हटा दिया। ये है इस छोटे बी की छोटपना, छोटापन। वही कहते हैं ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो ये बस एक्टिंग से बस इनको मिल गया है, वो सफलता मिल गई है, लेकिन अब जो कृतित्व है ना, इनके पीछे का जो व्यक्तित्व है, वो सामने निखर के आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों को, पति पत्नी दोनों को, कुछ सीखने की जरूरत है अपने ही इंडस्ट्री के हुनरमंदों से, उन शालीन दिग्गजों से, जिनकी छाप आने वाली सदियां भूल नहीं सकती। आने वाली सदियों पर उनकी छाप पड़ेगी, पड़ती ही रहेगी। लोग उनको भुला नहीं सकते, उनको मिटा नहीं सकते, उनके छाप को, उनकी पहचान को भुला नहीं सकते, उनकी पहचान को मिटा नहीं सकते। ऐसे लोगों से, ऐसे छोटे बी और ऐसी जया भादुड़ी जी को सीख लेने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि जया भादुड़ी जी अपनी जुबान पर नियंत्रण के लिए मधुबाला की शालीनता ओढ़ेंगे, और अमिताभ जी बच्चन जो स्वयं कहते थे कि दुनिया के, देश के, बॉलीवुड के सबसे शालीन, सबसे सौम्य व्यक्ति अमिताभ बच्चन हैं, वो शालीनता अपने अंदर लाएंगे। अब क्या लाएंगे? 80 के हो गए हैं, तो वो शालीनता के साथ व्यवहार करेंगे। चलने विदा लेने से पहले मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे क्यूवाइब नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, एक्स पर भी फॉलो कीजिए। QYIB.in अंग्रेजी का हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, उसे भी लॉगिन करना मत भूलिए। PrakashTV.in हिंदी में है, उसे भी लॉगिन करना मत भूलिए। और यूट्यूब में आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बन करके आप हमें सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। आप जब हमारे YouTube को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हौसला होगा मुखर पत्रकारिता के लिए, और बड़े से बड़े पर्सनालिटीज को सवाल जवाब करने के लिए। हमें ताकत दीजिए, हमारी ताकत बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।